हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। रुद्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से हम एक बार आपके सामने हाजिर है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर, साइंस का बेसिक्स ऑफ साइंस। साइंस एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वैसे ही आगे सिलेबस में आने वाला जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी सिलेबस है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। सो आज हम उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आज अब तुम जानते हो क्या साइंस क्या होता है। साइंस साइंस का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया है क्या। साइंस इज द स्टडी साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर। हम लोग क्या करते हैं, नेचर नेचर समझते हो, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, अराउंड द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है हमारे आसपास का नेचर है, उसका बिहेवियर कैसा है। यहाँ पे लिखा है साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग। हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि हमारा जो ट्रीज है, प्लांट्स है, ये बैक्टीरिया है, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल थिंग्स है। एंड द नॉलेज दैट बी ऑब्टेन्ड अबाउट देम, उसके बारे में नॉलेज लेना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। फिर से एक बार डेफिनेशन में बोल दे रहा हूँ, साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग एंड द नॉलेज दैट बी ऑब्टेन्ड अबाउट देम। ठीक है। अभी साइंस में तीन पार्ट्स होते हैं। साइंस के तीन पार्ट्स है, जैसे कि स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा। एक होता है फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। अब बोलोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्या है। फिजिक्स होता है, फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मशीन्स के बारे में। मशीन्स जैसे कि कुछ लॉज होते हैं, हमारा मोटर कैसा चलता है, मोटरसाइकिल कैसा चलता है, बेसिक्स बता रहा हूँ मैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे न्यूटन को हम साइंस का फादर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा लॉज दिया। क्या दिया? लॉज दिया साइंस को समझाने के लिए, फिजिक्स को समझाने के लिए। सो इसीलिए फिजिक्स में हम न्यूटन को फादर बोलते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स में मशीन्स है, मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल्स आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स सुना रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किस में आएगा? ये हमारा फिजिक्स में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किस में आएगा? फिजिक्स। अब केमिस्ट्री के बारे में मैं बता दूं। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल्स, एटम्स, मैटर, जितना भी जो है केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिकल्स, एटम्स, मैटर, ये सब हमारा किस में आ जाएगा? केमिस्ट्री में आ जाएगा। और बायोलॉजी मतलब क्या? बायोलॉजी मीन्स क्या, हम जो भी हमारे पास लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग्स, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग, जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस एटसेट्रा, ये सब किस में आएगा? बायोलॉजी में। ये कितने साइंस के तीन पार्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में हम मशीन्स के बारे में, लॉज के बारे में ये सब पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं, और एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में क्या है? लिविंग थिंग्स, ह्यूमन, प्लांट्स, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। साइंस समझ में आ गया। साइंस के तीन पार्ट्स होते हैं, यही सब बेसिक्स है। देन आगे आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में? हम पढ़ेंगे एटम्स। क्या पढ़ेंगे? एटम्स। ठीक है। एटम्स क्या होता है? अब एटम्स हम सुन रहे हैं, एटम्स क्या होता है? पहले हिस्ट्री ऑफ एटम पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ एटम में क्या है? एक हमारे इंडियन फिलोसोफर, ग्रेट इंडियन फिलोसोफर हुआ करते थे अराउंड 500 बीसी। अराउंड 500 बीसी में ग्रेट इंडियन फिलोसोफर हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी किया था पदार्थ का, जिसको हम इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। उन्होंने बोला कि अगर मैटर को डाउन किया जाए, मैटर को ब्रेक डाउन किया जाए तो उसके स्मॉल पार्टिकल बनते हैं। क्या बनेंगे? स्मॉल पार्टिकल्स। उसको उन्होंने क्या नाम दिया? स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। परमाणु यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्लाइड पे। किसने दिया? महर्षि कन्नड़ बोलते हैं या महर्षि कनाद बोलते हैं। महर्षि कनाद या महर्षि कन्नड़ इंडियन फिलोसोफर थे, जो कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो हमारा मैटर है उसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो स्मॉल पार्टिकल्स मिलेंगे। स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने परमाणु नाम दिया। क्या बोला? परमाणु। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ आपको? देन अब देखो, उसके बाद एक इंडियन फिलोसोफर आए, क्या नाम दिया है यहाँ पे? पकुधा कट्यायम। क्या दिया है? पकुधा कट्यायम। उन्होंने क्या किया? जो हम महर्षि कनाद ने बोला था कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड परमाणु, देन वही चीज क्या हुआ? उन्होंने पकुधा कट्यायम ने बोला कि पकुधा कट्यायम सेड दैट दिस पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म।
मतलब क्या हुआ कि जो भी परमाणु है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स है, वो कभी भी मोस्ट ऑफ वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे देखो, वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर मतलब पहले क्या हुआ, महर्षि कणाद ने क्या बोला कि जो भी मैटर है, पदार्थ है, उसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटेंगे। स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। वैसे ही उसके बाद वो कौन आया? पकुधा कट्यायन ने क्या बोला? ये जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स है वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। कंबाइंड फॉर्म में मिलने के बाद वो क्या बनाते हैं? मैटर्स बनाते हैं, मतलब पदार्थ बनाते हैं। क्लियर हुआ इतना? एटम। चलिए आगे चलते हैं। इतना आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर हमने तो मैटर बता दिया, पकुर्दा कट्यायम और महर्षि कणाद ने, इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने तो बता दिया कि मैटर और परमाणु क्या है। अब मेन क्या होता है? मेन ग्रीक फिलोसोफर क्या करते हैं? क्या नाम है उनका? मेन ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिक्स एंड लूसिफस, जो आपको दिखाई दे रहा रहेगा इमेज में, सजेस्टेड, उन्होंने क्या सजेस्ट किया? इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर को अगर डिवाइड करते जाएंगे, उसको तोड़ते जाएंगे, तो स्टेज विल कम, एक ऐसा स्टेज आएगा, पार्टिकल ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। उसको इतना तोड़ दो कि एक ऐसा समय आएगा कि वो उसके बाद अब ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो स्मॉल पार्टिकल इतना छोटा हो जाएगा कि उसके बाद वो डिविजिबल नहीं होगा। देन डेमोक्रेटिस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल एटम्स मीनिंग इनडिविजिबल, मतलब कि डेमोक्रेटिस ने उस पार्टिकल को क्या बोला? एटम बोला। यहाँ पे दिखाई दे रहा रहेगा इनडिविजिबल पार्टिकल, जो सबसे ज्यादा मैटर को तोड़ते जाओ, लास्ट एक पार्टिकल बचेगा, उस पार्टिकल को वो इंडिविजिबल होगा, वो अब उसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उसी पार्टिकल को क्या बोलेंगे? एटम्स बोलेंगे। इसी को उन्होंने क्या बोला? इनडिविजिबल। उसी पार्टिकल को एटम उन्होंने बोला। अब एटम किसने एटम को एटम नाम दिया? ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड लूसिपस। क्लियर हुआ? आगे चले हम लोग। क्लियर हुआ ना सबको? ओके, नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एटम्स एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एटम एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब एटम तो जान गए, एटम को किसने नाम दिया? मतलब इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम्स, डेमोक्रेटिस ने बोला था। अब उसके बारे में जानते कि एटम दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब स्ट्रक्चर देखेंगे और इंट्रोडक्शन टू एटम देखेंगे। अब देखो यहां पर देखो, यहां पे दिखता रहेगा एक एटम। ठीक है, एक एटम दिख रहा है, एटम सर्कुलर दिख रहा है आपको, एटम। ठीक है, अब उसके मिडल पार्ट में एक न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अगर जूम करेंगे तो उसमें दो पार्टिकल दिख रहे हैं। कितने? न्यूक्लियस को अगर जूम करेंगे तो दो पार्टिकल दिख रहे हैं। एक देखो वहां पे दिखेगा, एक पॉजिटिव और एक खाली दिख रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला जो होता है उसमें दो पार्टिकल होते हैं, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पॉजिटिव वाला क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। क्लियर हुआ? अब देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था? उनका डिस्कवरी स्क्रीन पर दिखेगा, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। किसने किया था प्रोटॉन का डिस्कवरी? अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं दिखा रहा हूं स्लाइड पे कि ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को हमने क्या बोला? प्रोटॉन बोला। क्या बोला? प्रोटॉन। क्लियर हुआ? और ये जो खाली वाला है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। पॉजिटिव को प्रोटॉन, खाली वाले जो रहते हैं दूसरे, उसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रॉन। अब देखो, ये जो बाहर वाला एक लाइन दिख रहा है, बाहर वाला आउटर मोस्ट लेयर दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग सेल। क्या बोलते हैं? सेल। इलेक्ट्रॉनिक सेल, इलेक्ट्रॉनिक सेल। क्लियर हुआ? अब उसके वो जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, ऑर्बिट, सेल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में क्या होता है? आउटर मोस्ट जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अराउंड बाय अराउंड न्यूक्लियस के घूमते रहते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो दिखा रहा हूँ वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तीन चीजें एटम में होते हैं। पहला, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ ये सबको?
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख के दिया है नीचे, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स है इसके कुछ मास होंगे, ठीक है, मास, उसका वजन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन के क्या होता है, इक्वल होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर देन होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज दिया है, किसका वैल्यू दिया है, वैल्यू ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन जो इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन के। कितना वैल्यू होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। बिकॉज ऑफ मास को हम किस पे मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, kg में, इसके लिए हम लोग मास का यूनिट क्या लिखते हैं, kg। मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये हमारा कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है, इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बदलता नहीं है। मास जो है किसी चीज का बदलता है क्या, नहीं बदलता, मास एकदम कांस्टेंट होता है। इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। याद रखना, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है, ये कभी भी नहीं बदलेगा। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये भी मास है, इसीलिए उसका यूनिट क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर। अब देखो बहुत सारे मैटर्स के एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स, बहुत सारे मैटर के एटम होते हैं। अब पहचाने कैसे कि ये कौन सा मैटर है, वो कौन से मैटर का एटम है, और वो कौन से मैटर का एटम है। ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, कि एक एटॉमिक नंबर दिया, उस एटम का नंबर दिया। ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है, it is the number of proton, it is the number of proton present in nucleus of an atom। अब एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड किया, साइंटिस्ट लोगों ने एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड किया कि ये जो हमारे पास एटम है वो, उसका एटॉमिक नंबर हम कैसे दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो न्यूक्लियस में मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, ऑर्बिट के बाहर, ऑर्बिट पर घूमता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोटॉन का जो नंबर है, मतलब उस एटम में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, कितने प्रोटॉन है, उसके बेस्ड पर उस एटम का एटॉमिक नंबर दिया। ठीक है, समझ में आया, किस पे बेस्ड है एटॉमिक नंबर, उस एटम के प्रोटॉन पर। क्लियर हुआ, हो रहा है सबको, आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अभी नोट देखो, मैंने एक नोट करके दिया है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे एक याद रखने का चीज है कि जो हमारा एटम होता है, अगर इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना वो पॉजिटिव चार्ज होगा ना कि नेगेटिव चार्ज होगा, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, एटम, पूरा एटम अगर देखा जाए। बट उसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर हो रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो वो न्यूट्रल कैसे हुआ एटम, उसमें तो पॉजिटिव भी चार्ज है और नेगेटिव भी चार्ज है। तो यहाँ पे एक मुझे क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग को भी शायद आएगा, why atomic number is equal to the number of proton and not electron। अब यहाँ पे बताया था एटम, मैंने ऊपर बताया था कि न्यूक्लियस का जो एटम है, जो प्रोटॉन रहता है उसके अंदर, उस पर डिवाइड होता है एटॉमिक नंबर। क्यों इलेक्ट्रॉन के नंबर पे क्यों नहीं एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है, ये क्वेश्चन तुमने कभी सोचा है, और शायद आप लोग को आंसर आना चाहिए ये क्वेश्चन का। वाई एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्यों होता है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन के, क्यों नहीं होता है इलेक्ट्रॉन के, बताओ, कोई बता सकता है, बताओ जल्दी। नहीं, रॉन्ग आंसर है, आप जो बोल रहे हो रॉन्ग आंसर है। देखते हैं इसका आंसर, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर करते हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर को हम डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। बट इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्या, कि वो गेन भी करता है, लूज भी करता है, और शेयरिंग भी करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल में दे रहा हूं, एग्जांपल में बता रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल में बता रहा हूं, अगर मेटल है, अगर मेटल है, मेटल क्या करता है,
मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि गेन करता है, आप लोग बताओ। यस, राइट आंसर। मेटल क्या करता है, लूज करता है। क्या करता है, लूज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देता है। अपना ऑक्टेट आउटर मोस्ट सेल क्या करता है, स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को देता है। अब नॉन मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। क्या करता है, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्यों, अपना आउटर मोस्ट सेल को स्टेबल करने के लिए। तो ये किसका प्रॉपर्टी हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी हुआ। किसका, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी क्या हुआ, लूज गेन शेयरिंग। कार्बन जो एटम है शेयर करता है, हाइड्रोकार्बन आगे हम लोग बताएंगे, तो उसमें बताएंगे कि कार्बन जो है हमारा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन एटम में क्या है, स्टेबल नहीं है। एटॉमिक नंबर देखो यहाँ पे लिख के दिया हूं मैंने, एटॉमिक नंबर विल बी चेंज कंटिन्यूअसली। मतलब एटॉमिक नंबर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक नंबर में बराबर कर दूं तो एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होगा, चेंज होते रहेगा एटम का। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन के बेस पे एटॉमिक नंबर हम नहीं बताते हैं। इसीलिए हम प्रोटॉन को क्या करते हैं, प्रोटॉन के नंबर पर एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं। क्लियर हुआ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज प्रॉपर्टी ऑफ लूज गेन एंड शेयर इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर विल चेंज। क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पे हम लोग क्यों डिसाइड नहीं करते एटॉमिक नंबर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से वो हमेशा, अगर हम लोग उसके ऊपर डिसाइड कर देंगे तो एटॉमिक नंबर हमेशा चेंज होता रहेगा हर एटम का। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टू कीप एटॉमिक नंबर फिक्स, एटॉमिक नंबर को फिक्स रखने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर एटॉमिक नंबर डिपेंड रहता है। मतलब प्रोटॉन के ऊपर एटॉमिक नंबर डिपेंड करते हैं, इसीलिए वो हमेशा चेंज नहीं होता है। समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एटॉमिक नंबर क्यों डिसाइड नहीं होता है और क्यों प्रोटॉन के ऊपर डिसाइड होता है। ये मजेदार कॉन्सेप्ट है, वो समझ लीजिएगा आप। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने लिख के दिया, इट इज, पहला क्या है, इट इज ऑलवेज होल नंबर क्वांटिटी, नेवर फ्रैक्शनल नॉट डिविजनल। ठीक है, ऑलवेज होल नंबर रहता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, होल नंबर है, ऐसा रहेगा एटॉमिक नंबर। क्योंकि उसमें फ्रैक्शनल दे देंगे तो वो एटॉमिक नंबर कभी देते नहीं है, बट यही कैरेक्टरिस्टिक्स है एटॉमिक नंबर को होल नंबर पे, होल नंबर देगा। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे है, ठीक है। समझ में आया। सेकंड वाला है नो एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अभी देखो दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर नहीं होगा। समझ में, जैसे कि हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है, अब दूसरे एलिमेंट जैसे हीलियम है उसको हम एक नहीं दे सकते क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है। मतलब नो एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। समझ में आया। दूसरा कि एक एलिमेंट को एक ही एटॉमिक नंबर रहेगा, वो एटॉमिक नंबर जो एक एलिमेंट का है वो दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते, उस दूसरे एलिमेंट का दूसरा एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर हुआ दूसरा। देन थर्ड वाला है ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम, मतलब एक एलिमेंट जो है उसका एक ही एटॉमिक नंबर होगा, दो नहीं होगा। यहां पे लिखा है वन एलिमेंट इक्वल टू वन एटॉमिक नंबर, मतलब हाइड्रोजन का एक है तो हाइड्रोजन का एक ही होगा, उसका अलग कोई एटॉमिक नंबर नहीं होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैज ऑलवेज रिमेन सेम। जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं होता है, क्यों, प्रोटॉन पे डिपेंड होता है। इसीलिए अगर प्रोटॉन पे डिपेंड करेंगे तब जाके प्रोटॉन हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो बदलता रहता है एज पर द कंडीशन। सो इसीलिए एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैज ऑलवेज रिमेन सेम। क्लियर हुआ। जितना भी एटम के बारे में पढ़ाया आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। आई होप सो कि आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूल पाएंगे और एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से लाएंगे और अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। ये हमारा वेकेशन बैच चल रहा है, उसी में हम पूरे जितने भी सब्जेक्ट है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, मैथ्स और साइंस मैं बताऊंगा। और ठीक है, आपको यही देख लेंगे तो आगे को जो 10th 9th 8th जो भी सिलेबस है आपका एकदम इजीली जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वीडियो देखने के बाद। सो थैंक यू सो मच।